एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दिल्ली दौरे पर केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने एक खुशखबरी राज्य की जनता को दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी कि अब बिलासपुर से भी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। सीएम ने ट्वीट में यह लिखा है कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिलासपुर से दिल्ली दूर नहीं, बिलासपुर को भी दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा जोड़ा जा रहा है। और इस बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी जानकारी दी है कि अब बिलासपुर से दिल्ली दूर नहीं, हवाई सेवा को मिली अनुमति। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय विमानन मंत्री ने घोषणा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और कार्यालय के ट्वीट में इस बारे में भी जानकारी दी गई है कि रायपुर में कार्गो हब की सुविधा का विकास किया जाएगा। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। नई दिल्ली में उनके निवास पर मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में सड़क विकास से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आज नई दिल्ली में उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की गई और छत्तीसगढ़ में सड़क विकास से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज की बैठक फलदायी रही। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात के बारे में भी जानकारी दी है। गडकरी साहब से ये तीसरी बैठक है और तीनों बैठक में आज की बैठक है ज़्यादा फलदायी रही है, क्योंकि अब जाके वो सारी चीज़ें फाइनल स्टेज में आया है और इसमें 13 जो राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से थे और उसके जो चौड़ीकरण और नवीनीकरण की स्वीकृति मिली और उसके साथ 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जिसके बारे में गडकरी जी ने कहा कि रायपुर से जो विशाखापट्टनम और उसी प्रकार से दूसरा जो मार्ग है जो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला, जो हमारे अंबिकापुर से बनारस जोड़ने वाली, तीसरा जो झारखंड के जोड़ने वाले रामानुजगंज है और चौथा जो है मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली जो सड़क है पंडरिया बजाग गांडासरई मार्ग। तो इस प्रकार से रायगढ़ धर्मगढ़ जयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर रेणुकूट बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गांडासरई मार्ग और चौथा जो है हमारे जो विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली है रायपुर से, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 5,000 करोड़ तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगेगा, बचत हमारे जो वाइजेक उधर मतलब तेलंगाना में जो लगेगा। तो इस प्रकार से जो सड़कों के लिए जो बहुत ही उदारतापूर्वक उन्होंने और सहानुभूतिपूर्वक विचार भी किया और स्वीकृति भी दी। और गडकरी जी वैसे भी निर्माण कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ हम लोग पड़ोसी राज्य के हैं तो विशेष हम लोगों का लाभ मिलेगा ही, ऐसा मैं मानता हूँ। कल जिस प्रकार से रायपुर बिलासपुर हवाई जहाज़ के लिए स्वीकृति मिली थी और एयरपोर्ट के 3C लाइसेंस के लिए भी बात हुई है। जगदलपुर से और भी अन्य शहरों से जोड़ने के लिए हवाई सेवा की थी और उसको भी स्वीकृति करने की बात हुई है। और बिलासपुर के लिए विशेष रूप से जो महानगरों से जोड़ने के लिए कमर्शियल जो रूट है उसमें जोड़ने की बात उन्होंने कल की थी और आज सड़क मार्ग की बात। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को बड़ी सौगात दी है और सीएम ने 366 करोड़ रुपए की 19 जल प्रदाय योजनाओं का लोकार्पण किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से नगरीय निकायों की 366 करोड़ रुपए की 19 जल प्रदाय योजनाओं का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि शहरों की सभी जरूरतें पूरी करने पर जोर दिया जा रहा है। जुटे हुए हैं कि शहरों की बुनियादी जरूरतें सब पूरी की जाए, अच्छी सड़कें हो, स्वच्छता हो,
पेयजल हो, पीने का पानी, पार्क हो, नागरिक सुविधाएं हो। अभी हम नगरों के दौरे भी कर रहे हैं, आपके यहां भी हम आने का प्रयास करेंगे। अभी महानगरों में मैं गया हूं तो हमने तय किया है कि सभी शहरों के विकास के 5 साल की कार्य योजना बनाए, एक रोड मैप बनाए। अपने शहरों का सुनियोजित विकास होना चाहिए, अनियोजित विकास नहीं होना चाहिए। अभी सीवेज के सिस्टम भी हम बना रहे हैं कि ये मल जल कोई ओपन में काय को बहे, मच्छर, मक्खियां, गंदगी, बदबू। हम ऐसे शहर हमारे नहीं रहने देंगे, अच्छे शहर बनाएंगे, सुंदर शहर बनाएंगे। और उस अभियान में सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। वो जमाने चले गए जब कभी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, नगरों के विकास के लिए पैसे नहीं आता था, चटनी और अचार जैसा भी नहीं मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शहरों के विकास के बजट को कई गुना ज्यादा बढ़ाया है। लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा तो हम बाकी छोड़ दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अलग अलग और योजना। छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल से कम है और जो बिलासपुर या फिर रायपुर के खेल अकादमी में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वो अपना पंजीकरण अपने जिले के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में 12 फरवरी तक करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, खेल का नाम, अपने अभिभावक के सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा। और आगामी वित्तीय वर्ष से रायपुर और बिलासपुर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जा रहा है। ये सेंटर 1 दिवसीय खेल अकादमी होगी और जिसमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी के बालक बालिकाओं को खेल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी बीते 1 दिसंबर 2020 से जारी है और राज्य में अब तक 1,600 क्विंटल मक्का की खरीद हो चुकी है। किसानों को मक्का का 29,60,000 रुपये भुगतान किया गया है। राज्य में 31 मई तक मक्का की खरीदी होगी और मक्का बेचने के लिए प्रदेश से 1,21,029 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है और राज्य में पंजीकृत किसानों से 1,850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की खरीद की जा रही है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों ने बढ़ते दामों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है और सरकार से ये मांग की है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की जाए। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, जिससे पब्लिक परेशान है। 15 से 20 दिन में कम से कम 4 से 5 रुपये बढ़ चुका है 20 दिन में। पेट्रोल और दाम की वृद्धि होने पे घर के जो घरेलू परिस्थितियाँ उसको संभालने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा, जिससे परेशानी तो आनी जाए आने जाने पे। मैं अपनी बजट के हिसाब से देखता हूँ, मैं मैं RSPL में कंपनी में काम करता हूँ। हर महीने मैंने 1,000 रुपये का पेट्रोल डलता है मेरा, डेली का अप डाउन चलता है मेरा, है ना। जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है उससे घर की परिस्थितियों को संभालने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्या है ये कि वृद्धि क्या है इसमें, क्या पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ रहा है ना। जितना हवा पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल दोनों बढ़ रहे हैं और इससे क्या है कि सब परिवहन में मतलब फ़र्क पड़ेगा इससे। और यहाँ तक कि घर तक के सब्जी भाजी वगैरह जो भी है, सब दिनचर्या की जो वस्तुएं हैं वो सब बढ़ रहा है। इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ और कठिनाई हो रही है। सरकार को क्या लगता है, सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम में कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए। भैया पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि घर चलाना और बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है। सभी चीज़ों के रेट्स बढ़ जाते हैं इसके कारण, है ना। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? पेट्रोल डीजल के रेट कम होने चाहिए। जरूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है।
वहीं कोरोना संक्रमण से राहत को देखते हुए एक बार फिर से बिलासपुर से अब तिरुपति के लिए ट्रेन सेवा जो है वो बहाल कर दी जाएगी और ट्रेन अब पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। इसका परिचालन 7 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन फिलहाल सप्ताह में 2 दिन चलेगी और ट्रेन में 18 कोच की सुविधा दी गई है। कोरोना के चलते फिलहाल बर्थ कंफर्म होने पर ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। कोरोना की वजह से ये ट्रेन भी प्रभावित हुई थी। ये ट्रेन तिरुपति से प्रत्येक रविवार और गुरुवार को रवाना होगी, जबकि बिलासपुर से ट्रेन 9 फरवरी से पटरी पर आएगी और यहां से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को ये ट्रेन छूटेगी। तिरुपति से ये ट्रेन 07481 नंबर और बिलासपुर से 07482 नंबर के साथ चलेगी। इसमें 2 AC और 2 AC3, 1 AC2 और 9 स्लीपर, 4 सामान्य के अलावा 2 SLR कोच की सुविधा भी दी गई है। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत सर्वे किया जा रहा है। सागर जिले में ड्रोन के माध्यम से आबादी भूमि में निवासरत संपत्ति धारकों को मालिकाना हक दिलाने के लिए सर्वे शुरू किया गया है, जिसका अवलोकन कलेक्टर दीपक सिंह ने किया। कलेक्टर दीपक सिंह औचक निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को गांव धसरा पहुंचे और वहां पर गांव में किए जा रहे ड्रोन कैमरा से आबादी के सर्वे का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा उन्होंने मंडी बामोरा की गौशाला का भी निरीक्षण किया, जहां की व्यवस्था देखकर के कलेक्टर ने प्रशंसा जाहिर की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में करीब 70 अस्थायी नर्सों को मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशों पर कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिसको लेकर नर्सों ने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका यह कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने बिना पीछे हटे काम किया, लेकिन अब उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। इसको लेकर प्रदर्शनकारी निराश हैं। उन्होंने यह कहा कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। कोरोना योद्धा है, हम लोग 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद हमें सरकार आगे बढ़ाती गई, एक्सटेंशन करते गई। किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 7 महीने हो गए हैं। और उसके बाद कल हमारे पास एक लेटर आता है रात को कि आप लोगों को कल से काम बंद करना है। तो हम लोग ये मांग लेके हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हम आगे हम लोगों को रखा जाए और हम लोगों को एक चांस और दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग अभी हमको यहाँ से यहाँ से हटा दिया जाता है तो हम लोग आगे कभी NHM वालों का साथ नहीं देंगे और ना ही हम कभी किसी महामारी में हम लोग यहाँ पर साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ बहुत गलत हुई है। और 3 महीने का इन्होंने कंसेप्ट बना के उसके लिए स्टाफ नर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन इन सब की भर्ती की थी। तो उसको क्या 3 महीने के बाद ये धीरे धीरे करते आज 5 फरवरी तक लिया है। कल रात हमारे पास एक ऑर्डर आता है कि 4-5 तारीख से आपकी सेवाएं निरस्त की जाती है। लिखित ऑर्डर आया? लिखित ऑर्डर है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर द्वारा। तो उसके बाद से हम सब हो गए, बेरोजगार हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से ये मांग की है कि कई सालों से लंबित पड़ी मांगों को पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर कर्मचारी सरकारी काम करते हैं तो उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और कर्मचारियों ने यह आरोप लगाया है कि सरकार बनने से पहले अपने वचन पत्र में सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी करने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन आज तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की गई। कर्मचारियों ने 17 तारीख तक का समय सरकार को दिया। मांग पूरी नहीं होने पर 18 फरवरी को सामूहिक इस्तीफा देने और सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी गई। हमारी मांग ये है कि जब आप शासन का काम करता है यह कर्मचारी, तो उसे क्यों नहीं शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलनी चाहिए। वो कर्मचारी आज तक वंचित है। हमारे महासंघ ने इस बार यह निर्णय लिया है कि हमारे समिति में कार्य करने वाले सारे कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की भांति दर्जा दिया जाए, इनकी पेंशन सुविधा लागू की जाए और भरण पोषण के लिए इनके वेतन का निर्धारण किया जाए। यह हमारी मेन मांग है। दूसरी मांग, जो अभी संबंधित PDS की दुकानों में जो राशन कटा है,
ये बालाघाट जिला नहीं पूरे प्रदेश में कटा है। और जो हमारे विक्रेताओं के साथ एक अहम भूमिका के साथ आज विकराल स्थिति निर्मित हुई है, जो हमारे आज सारे जन उपभोक्ताओं को राशन देना संभव नहीं है, क्योंकि आवंटन इतना कट चुका है जिसमें विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और अधिकारियों द्वारा FIR दर्ज की जाती है। यह तत्काल अगर जिन कर्मचारियों पर FIR दर्ज की जाए उनको वापस किया जाए और सारा आवंटन उन्हें प्रदाय किया जाए। कटाऊ मध्य प्रदेश के बेटवा में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा की थीम पर एक अभियान चलाया गया। जिले में 17 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसी को लेकर बेटवा नगर के राजवाड़ा चौराहे पर सांप सीढ़ी के खेल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। हर किसी को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई और बताया गया कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जिसे कम करना है। आज को हम इस बार महीने के रूप में मना रहे हैं। 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक हम लोग इसको मना रहे हैं और ग्रामीण अंचलों में हमको आदेशित किया गया था कि हम ग्रामीण अंचलों में जाएं और लोगों को अवेयर करें, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जहां पर रूल्स फॉलो नहीं होते। आज हम यहां पर ग्रामीण में आए, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि स्टॉप लाइन किसको बोलते हैं, तो वो भी बहुत कम लोगों को पता था कि स्टॉप लाइन कहाँ होती है। तो हमारा प्रयास था कि हम ग्रामीण अंचलों पर जाकर लोगों को अवेयर करें, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, उनको जानकारी दें और क्या नियम होते हैं, क्या नियम नहीं होते, क्या कौन सा नियम तोड़ने से आपकी जान जा सकती है, इन सब के बारे में उनको जानकारी देनी थी। इसके तहत हमने एक प्रोग्राम सेट किया था, एक सांप सीढ़ी का, जिसमें बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर और बच्चों के माध्यम से बड़ों को समझाना चाहते हैं कि आपकी एक गलती की वजह से ये जो बच्चे हैं वो आप लोगों का चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग ये अब बोलना चाहते हैं लोगों से कि लोग प्लीज़ जल्दीबाजी के चक्कर में या किसी भी वजह से ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें, क्योंकि हम सबके घर में हमारा कोई बंदा वेट कर रहा होता है। शिक्षक महोदय एवं SP साहब के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा कर के और यातायात के नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये आज उसके तहत ही जो है बेटवा में ये कार्यक्रम रखा। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अवैध माफियाओं का हौसला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी की बानगी देखने को मिली है गृह मंत्री के गृह जनपद दतिया में रेत माफियाओं की तरफ से पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके गृह जनपद में रेत माफिया ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और उसी की वजह से अब वहां पर एक पुलिसकर्मी जो घायल हो गया है, उसको हालांकि अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसका इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन रेत की ट्रॉली भर करके ले जा रहे थे माफिया। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भरोली का ये पूरा मामला है, जहां पर रेत ठेकेदार के लोग और SISF के जवान गश्त पर निकले ही थे कि 2 ट्रैक्टर अवैध रेत लेकर के वहां से निकल रहे थे। वो बिना रॉयल्टी के थे और आरक्षक ने जब ट्रैक्टर रोकने का प्रयास वहां पर किया तो अवैध तरीके से परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने आरक्षक की उनकी टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जिस जवान के हाथ में गोली लगी है उसे अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो जानकारी थाना इंदरगढ़ से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये है कि रेत के जो ठेकेदार हैं उनको सुरक्षा गार्ड दिया गया है। उन सुरक्षा गार्ड और अन्य उनके कर्मियों द्वारा उनके स्टाफ के द्वारा ग्राम भरौली है जो थाना क्षेत्र इंदरगढ़ का है, उनके द्वारा 2 ट्रॉली पकड़ी गई थी। उस ट्रॉली को पकड़ने के दौरान वो लोग भागे हैं और उन्होंने पकड़ने का काफ़ी प्रयास किया तो आरक्षक एक बंटू सिंह कुशवाहा है, जो 1st बटालियन का आरक्षक है, उसको हाथ में गोली लगी है और वो स्वस्थ है, उसका इलाज हो चुका है। डॉक्टर के द्वारा गोली बाद में निकालने का ऑपरेशन के द्वारा बताया गया है और उनके विरुद्ध थाना इंदरगढ़ में अपराध क्रमांक 32/21 धारा 307-34
अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई? देखिए हितेन, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जहां लाख दावे करते हैं कि जो खनन माफिया हैं, अवैध खनन का कार्य जो लगातार कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि मध्य प्रदेश के दतिया, जो कि गृह मंत्री का स्वयं गृह जिला है और वह विधानसभा उनका स्वतः का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर दिन दहाड़े एक एसडीएम पर हमला किया जाता है, वहीं SISF के जो जवान हैं उस पर गोलियां बरसा दी जाती है। अवैध जो खनन माफिया है, रेत खनन कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक बात करें तो किसी भी तरह से अभी जो पुलिस अधिकारी है लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो भी इस कृत्य में शामिल अपराधी हैं जिन्होंने हमला किए हैं और जो अवैध खनन का कार्य कर रहे थे, अभी हालांकि किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी गणेश, कितने बजे की यह घटना बताई जा रही है? देखिए, घटना अवैध खनन का कार्य जो है रात में ही चलता है और गश्त के दरमियान जब वहां पर लगातार पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि ऐसा अवैध खनन का कार्य जो है रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, तो पुलिस लगातार वहां पर गश्त दे रही थी। गश्त के दरमियान ही जब पुलिस ने रोकने, SISF के जवानों ने रोकने का प्रयास किया और कार्रवाई करने का प्रयास किया, तो आधाधुंध वहां से जो रेत खनन माफिया थे, जो ट्रैक्टर संचालक थे, उनकी तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिस दरमियान जो SISF का एक जवान था उन्हें गोली लग गई। जहां पर कई जो वहीं के क्षेत्रीय जो खनन ठेकेदार थे, उन्होंने जब उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, तो अभी हालांकि उनका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अभी किसी तरह की कोई गिरफ्तारी का अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। जी गणेश, बड़ा सवाल अपने आप में उठता है क्योंकि CM शिवराज बार बार ये बात करते हैं कि माफियाओं को कुचल देंगे, लेकिन माफियाओं के सिर जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं माफिया। निश्चित तौर पर हिस्से में देखिए, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बोल रहे हैं कि हम अवैध, चाहे वो किसी तरह के भी खनन माफिया हो, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घर उजाड़ देंगे, उन्हें भूमि के, अभी हाल ही में शिवराज सिंह ने बयान दिया कि उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देंगे। लेकिन ऐसा एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर गृह में ही इस तरह की अवैध खनन की कार्रवाई सामने आती है और उसके बाद उनके इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं कि पुलिस जवानों पर वो गोलियां भी बरसा रहे हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या भाजपा सरकार हो, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए अवैध खनन जो माफिया उन पर कार्रवाई करती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर अगर बात करें तो कोई कार्रवाई इस तरह नजर नहीं आती है और इसीलिए लगातार इन अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के संभाग स्तर के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में मेडिकल ऑफिसर दीपक शर्मा पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। दीपक शर्मा ने बीजेपी नेता राजेश बोराना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो रात के समय आए थे, डॉक्टर में सिर्फ वहीं मौके पर मौजूद थे और उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इलाज करने के लिए कहा गया। मना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और वहीं पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई। और अब मेरी नाइट ड्यूटी थी कल रात 9 बजे से आज सवेरे 9 बजे तक की, और 7 से 7:30 सवेरे के बीच में एक व्यक्ति आए जिन्होंने अपना नाम राजेश बोराना बताया और मुझसे आग्रह करने लगे कि आपको हमारे साथ चल के घर पर मरीज़ को देखना पड़ेगा अस्पताल के बाहर, जो कि वो बता रहे थे कि पारस जैन जी जो हैं उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है, तो जिस पर मैंने उनको बताया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैं इस प्रकार की जो है गतिविधि नहीं कर पाऊँगा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर। तो उन्होंने आपत्ति जताई और मुझ पर दबाव बढ़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में खुद के लिए झूठी कहानी बताकर अपने ही पिता से रकम मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके सहयोगी आरोपी को भी सामान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एसपी ने यह खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी शराब पीने का आदी है और आरोपी लड़का और उसका सहयोगी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी बनाई और अपने ही पिता से रकम ऐंठने का काम कर रहा था, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी बेटे और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
उक्त मामले में अब हम अपहरण की धारा हटाकर 384 में दोनों का चालान करने जा रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इसके अलावा उस मामले में भी जिस प्रकार से घटना घटी, जिस प्रकार से उसके बाद वो पैसा लिए बगैर छोड़ देता है, बैंक मैनेजर जाके अपने बैंक में रुकता है, 3, साढ़े 3, 4 बजे वो थाने पर रिपोर्ट करने आता है, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है किसी के साथ इतनी बड़ी थ्रेटनिंग होगी, 50 लाख की डिमांड होगी और थाने के सामने से वो व्यक्ति अकेले गुजरे। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत JR इंटरप्राइजेज पर एक व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल व्यापारी के पास मौजूद युवक 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया और पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। वहीं व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। भी आया उसका कल वो एक व्यापारी आया हुआ था, तो वो अपने पैसे बैग रखा हुआ था उसके काउंटर पे, गुड़ का व्यापारी था, तो उससे बातचीत कर रहा था। तो पीछे से एक 14-15 साल का लड़का जो CCTV फुटेज में आया हुआ है, तो वो उसको धीरे से अखबार के आड़ में निकाल के ले गया। उससे थाना कोतवाली में मुकदमा कायम हो गया है। वो CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं और पतारसी हेतु 2-3 टीमें रवाना की गई है और उसकी पतारसी की तमाम पहचान वगैरह हो पाई नहीं हो पाई अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह इसकी पहचान हो जाए ताकि प्रकरण का निराकरण हो सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।